जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर वीडियोस हमारे अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजी यौगिकों को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिंपल साल्ट क्या होते हैं। पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे, इसके बाद हम आगे जाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं सिंपल साल्ट क्या होते हैं, यानी जिनको हम कहते हैं साधारण लवण। ये क्या होते हैं? जब किसी एसिड का रिएक्शन किसी बेस से कराते हैं तो साल्ट बनता है। क्या बनता है? साल्ट बनता है। कब बनता है? जब किसी एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हैं तो सिंपल साल्ट बनता है। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो NaCl बन जाएगा। क्या बनेगा? NaCl बनेगा। साधारण भाषा में कहें तो ये नमक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बनेगा, प्लस इधर ये क्या होगा? पानी ये निकल जाएगा। क्या होगा? पानी ये निकल जाएगा। कैसे निकला पानी? अब देखिए NaCl बना, ये इसको एक H यहाँ से OH और एक ये यहाँ से निकल कर ये निकल गया, क्या? वाटर निकल गया। अब ये क्या बचा? NaCl बचा। क्या बचा? NaCl तो इधर बन गया, वाटर इधर निकल गया। सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और KOH से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो इधर ये KCl साल्ट बनेगा और इधर ये वाटर निकल जाएगा। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं द्विग लवण, जिसे हम डबल सॉल्ट कहते हैं। डबल सॉल्ट क्या होते हैं? तो डबल सॉल्ट को हम समझ लेते हैं। डबल साल्ट्स उन यौगिकों को कहा जाता है जिनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो ये डबल सॉल्ट क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाएंगे। सेकंड पॉइंट है इन डबल सॉल्ट को जल में विलय करने पर ये अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। अवयवी आयन क्या होते हैं? अवयवी कहने का मतलब होता है जिनसे ये बने होते हैं उन्हीं में ये बिखर जाते हैं, दैट मीन्स टूट जाते हैं। क्या कहा गया है? इन डबल सॉल्ट को जल में विलय, जब आप इनको जल में विलय करेंगे, जल में आप मिलाएंगे तो ये अपने आयनों में यानी जिससे ये मिलकर बने होते हैं उन आयनों में ये टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है पोटास एलम। क्या है? पोटास एलम, जिसे हम सामान्य भाषा में फिटकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिटकरी। फॉर्मूला है K2SO4Al2 SO4 24H2O 24H2O। क्या किसका फॉर्मूला है? ये फिटकरी का यानी पोटास एलम का है। तो हम अभी आगे देखते हैं संकुल उप सहसंयोजक यौगिक या जटिल सहसंयोजक यौगिकों को समझते हैं। इनके कई नाम हो सकते हैं, जैसे संकुल या संकुल जटिल उप सहसंयोजक यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, इन्हें को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं ये क्या होते हैं। तो ऐसे यौगिक जो जलीय विलय में अपने अवयवी आयन कहने का मतलब ये जिनसे मिलकर बने होते हैं, अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते हैं तथा अपने घटकों का परीक्षण नहीं देते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे इनको जब पानी में मिलाया जाता है तो ये अपने अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या जटिल यौगिक या संकुल यौगिक कहते हैं। तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया आयरन ले लिया और साइनाइड को एक्वस फॉर्म में जो हमने रिएक्शन कराई 4 KCl के साथ एक्वस मीडियम में, तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हुआ? K4FeCN6। तो ये क्या होता है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ। क्या हुआ? पोटेशियम फेरोसाइनाइड यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब हम इसको जल में मिलाकर देखेंगे। किसमें? जल में मिलाकर देखेंगे, दैट मीन वाटर में मिलाकर देखेंगे। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड को हमने जब जल में मिलाया, इसमें मिलाया जल में, तब हमको यहाँ पे क्या दिखने को मिला कि 4K प्लस ये तो बाहर निकल गया। क्या हुआ? 4K प्लस ये तो बाहर निकल गया।
लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, आयरन आयरन CN6 ये जो है ये नहीं टूटा। तो यहाँ पे ये तो बाहर निकल गया, लेकिन ये वाला कंपाउंड ये नहीं टूटा, आयन अपने आयनों में विभक्त नहीं हुआ। अब सोच रहे होंगे 4- कहाँ से आ गया, जब ये कॉम्प्लेक्स के साथ है तो इसकी, जब ये कॉम्प्लेक्स के साथ था तो यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं था। अब ये क्या हुआ कि 4K प्लस बाहर ये जब निकल गया तो 4- इधर ये। हम देखते हैं सेंट्रल मेटल जिसे केंद्रीय धातु कहते हैं। केंद्रीय धातु क्या होता है, तो ये हम समझते हैं, किसी जटिल यौगिक में यानी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक मुख्य धातु परमाणु या आयन होता है। क्या होता है, मुख्य धातु परमाणु या आयन होता है, जिसके चारों ओर अनेक अणु या आयन जुड़े रहते हैं। क्या जुड़े रहते हैं, आयन जुड़े रहते हैं। जो जिससे वो जुड़ी होंगे वो क्या होगा, वो सेंट्रल मेटल आइटम होगा। क्या होगा, केंद्रीय धातु होगा। केंद्रीय धातु अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये कंपाउंड हमारे पास FeCN6- ये कंपाउंड अपने पास है। तो इसमें सेंट्रल मेटल आइटम क्या है, तो सेंट्रल मेटल आइटम Fe यानी आयरन है। तो हमने इसको खोल ओपन करके लिखा है। तो अब देखिए इसमें ये सेंट्रल मेटल आयरन हो गया। अब भी इसमें ये भी समझ सकते हैं कि लिगैंड क्या होते हैं। तो ये जो CN है ये क्या हो गया, ये लिगैंड हो गए हैं। और ये जो बॉन्ड किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, तो उपसहसंयोजक आबंध जिसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी कहते हैं, उसके द्वारा ये जुड़े होते हैं। लिगैंड कौन जुड़ा होता है, लिगैंड। और केंद्रीय धातु क्या है, केंद्रीय धातु Fe क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है। तो लिगैंड को हिंदी में लिगैंड ही कहते हैं। तो लिगैंड क्या होते हैं, तो आइए हम समझते हैं। कोई परमाणु आयन या अणु जो केंद्रीय धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी यानी एक पेयर इलेक्ट्रॉन देकर उपसहसंयोजक इसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, बंध का निर्माण करता है, लिगैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, लिगैंड कहलाता है। फिर से समझिए, कोई परमाणु आयन या अणु जो केंद्रीय धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी यानी वन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर उपसहसंयोजक बंध यानी उपसहसंयोजक बॉन्ड बनाकर निर्माण करता है, लिगैंड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल NH3H2O। ठीक है, अब हम समझते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, यानी उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है। तो आइए हम इसको समझते हैं। किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन से संयुक्त यानी जुड़े, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगैंडों की कुल संख्या को उस केंद्रीय धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोई धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है, नंबर कहलाती है। फिर से समझिए, किसी संकुल यानी संकुल यौगिक मैंने बताया था अभी, किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगैंडों की कुल संख्या को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब आप लास्ट पॉइंट समझते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होते हैं, यानी उपसहसंयोजक क्षेत्र क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं। किसी संकुल में ब्रैकेट के अंदर के क्षेत्र को ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। मैंने अभी एक कंपाउंड लिखा था जैसे कि K4 FeCN6। तो ये बीच का जो ये जगह हो गया, तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।